नमः संस्कृताय मित्रों आज की अपनी ये कक्षा संस्कृत व्याकरण के वर्णमाला टॉपिक से है। और दोस्तों इसके पहले 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा कि संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला क्या है, महस्व सूत्र क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। इन सब चीज़ों की चर्चा दोस्तों हमने इसके पहले की 2 वीडियो में कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आपने उसको नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है दोस्तों प्रतापगढ़ पांडे सर के नाम से है और आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है वो संस्कृत गंगा के नाम से है, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों उसमें हमने वर्णमाला में बताया था आपको कि हमको 5 टॉपिक पढ़ना है वर्णमाला के अंतर्गत, और वह है क्या, वर्णमाला की भूमिका है, वर्णमाला के प्रकार कितने, यानी वर्णमाला कितने भागों में डिवाइड होगा, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमको उसमें पढ़ना था प्रत्याहार पढ़ना था, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना था, महस्व सूत्र पढ़ना था, और जो है दोस्तों प्रत्याहार बनाना पढ़ना था। दोस्तों इन सब चीज़ों को पढ़ना था। तो उसमें दोस्तों हमने वर्णमाला पढ़ लिया, महस्व सूत्र पढ़ लिया, उच्चारण स्थान पढ़ लिया। और दोस्तों आज का जो हमको पढ़ना है प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न। दोस्तों अगर वहाँ वर्णों के प्रयत्न की बात करें तो इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था कि जो हमारा उच्चारण स्थान होता है 8 प्रकार का होता है, और जो हमारे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के जो वर्ण है हमारे वो 8 स्थान से वहीं से उच्चारित होते हैं। कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है हमने दोस्तों आपको वहाँ पूरा विथ जो उसका श्लोक कह सकते हैं, जो सूत्र कह सकते हैं, उसके माध्यम से आपको बताया था। आज दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण का जो प्रयत्न है, जो हम वर्ण उच्चारित करते हैं 8 स्थान से, वो हमारे किस जगह से निकलते हैं और कैसे बोला जाता है, कौन सा वर्ण किस स्थान से निकलता है, उसके लिए हम चेष्टा कैसे करते हैं, प्रयत्न करते हैं कैसे, क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्णों का प्रयत्न मतलब कोशिश करना, चेष्टा करना, प्रयास करना। ये अब दोस्तों हम बात करें वर्णों का प्रयत्न, यानी कहने के बाद इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो क्या होगी इसकी परिभाषा। दोस्तों इसकी जो परिभाषा होगी ये कि हम तो बोलते हैं उन 8 स्थान से लिए उनको बोलने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हमको शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि प्रयत्न मतलब कोशिश। दोस्तों आपको कोशिश करने का मतलब कि जब हम वर्णों को उच्चारित करने के लिए, यानी किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमारे द्वारा की गई कोशिश या हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न या हमारे द्वारा की गई चेष्टा ही प्रयत्न कहलाता है। दोस्तों अगर हम लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमारे द्वारा की गई कोशिश या प्रयत्न या चेष्टा, जो भी दोस्तों आप समझना चाहें लिखना चाहें, चेष्टा ही वर्णों का प्रयत्न कहलाती है। की गई चेष्टा वर्णों का प्रयत्न कहलाता है या प्रयत्न कहते हैं, चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो भी आप लिखना चाहिए वर्णों का प्रयत्न कहलाता है। हमारे द्वारा वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमारे द्वारा की गई कोशिश, चेष्टा ही वर्णों का प्रयत्न कहलाता है। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ हमको इसमें रखना नहीं है, बस समझना देखना है बस। अब दोस्तों अगर हम बात करने इसके प्रकार की, प्रयत्न के प्रकार की, तो दोस्तों जो ये प्रयत्न के भेद हैं या प्रकार हैं 2 हैं हमारे दोस्तों। इसके जो प्रकार हैं या भेद हैं वो 2 हैं, जो कि बहुत सरल है। पहला दोस्तों हमारा है अभ्यंतर प्रयत्न। दोस्तों जो हमारा पहला प्रयत्न है अभ्यंतर, और दूसरा जो है वो है बाह्य। अब दोस्तों चर्चा करें इनके प्रकार की, तो आपसे पूछा जाएगा एकदम पेपर में, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रयत्न के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रयत्न के 2 प्रकार होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ 2। एक दोस्तों आपका अभ्यंतर आपके होते हैं 5 प्रकार के, और एक दोस्तों आपका होता है बाह्य, और बाह्य आपके होता है 11 प्रकार के। अब दोस्तों बात करें इस अभ्यंतर के अंदर हमारे 5 होंगे कौन कौन से, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। और दोस्तों उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपसे एक वो बनाऊंगा, आपका एक क्लास लूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वर्णमाला से। आप उसके लिए परेशान नहीं हुए, आपके विभिन्न एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, आपको उसमें पूछूंगा, आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप खुद भी कर लीजिएगा उसको प्रैक्टिस। तो आप परेशान नहीं होना, अभी आपसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और दोस्तों किसी भी सक्सेस के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। आइए देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की अगर दोस्तों हम बात करें 5 प्रकार का होता है। हमारा जो दोस्तों पहला होता है स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट। दूसरा होता है दोस्तों ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, और दोस्तों एक होता है हमारा संवृत। ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 5 अभ्यंतर प्रयत्न।
और दोस्तों हमारे 11 हो जाते हैं ये बाय। 11 कौन कौन सा है इनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। विवार, श्वास, अघोष, सॉरी दोस्तों, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। दोस्तों अल्प प्राण, महाप्राण, दोस्तों इसी में का है ये, महाप्राण का है, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दोस्तों ये 11 हमारे होते हैं बाह्यप्रत। 3 3 6 7 1 8 9 10 11, ये दोस्तों हमारे होते हैं 11 बाह्यप्रत। ये दोस्तों हमारे होते हैं ज्ञाप्रत। फिर से देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत में प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला अभ्यंतर, दूसरा दोस्तों आपका बाह्य। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न, विवृत प्रयत्न, ईषत् विवृत प्रयत्न, संवृत प्रयत्न। और दोस्तों बाह्य, अगर आपसे बाह्य पूछे, बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। और पूछ ले कौन कौन से? दोस्तों विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दोस्तों ये हमारे जो है 11 होते हैं, 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न और 5 होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों करेंगे इनके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे बने दोस्तों, मैं उनकी चर्चा आपसे करूंगा। दोस्तों कुछ हमको इसमें रटना नहीं है। अगर दोस्तों इसमें स्पृष्ट में बात करें, मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये तो आपके संस्कृत के नाम हो जाते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें कि हमारे जो ये स्पृष्ट व्यंजन है, इसमें कौन सा आएगा वर्ण, तो हमारे जितने स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो हमारे स्पृष्ट के अंदर आते हैं। स्पर्श व्यंजन जितने होंगे दोस्तों वो आपके इसमें आ जाएंगे। और जो दोस्तों आपका ईषत् स्पृष्ट होगा, उसमें आपके दोस्तों जो होते हैं अंता अस्त, आपको पता है कि 25 के बाद जो होते हैं आपके स्पर्श के बाद अंता अस्त आता है, तो इसमें दोस्तों आपका अंता अस्त आ जाता है। और जो आपके विवृत होते हैं, विवृत दोस्तों आपका संपूर्ण स्वर होता है, जितने स्वर होते हैं आपके दोस्तों पूरे हो जाते हैं जितने। इसके लिए एक सूत्र भी है, अभी आपको आगे बताएंगे दोस्तों। और जो आपको दोस्तों ईषत् विवृत है, इसमें आपका दोस्तों वो क्या बोलते हैं, समृत में दोस्तों जो आपका ह्रस्व आ आता है। पहली बात आपको इसको समझिए, समृत में आपका दोस्तों ह्रस्व आ आता है दोस्तों। और उसके बाद जो आपका ईषत् विवृत है, इसमें आपका ऊष्म व्यंजन आता है, इसमें आपका ऊष्म व्यंजन आता है। इसमें आपका दोस्तों अंतः अस्त व्यंजन आता है। दोस्तों आप फिर से देखिए, आपके जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और समृत। दोस्तों आपको जो स्पृष्ट पूछ लिया जाएगा, स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के आपसे पूछा जाएगा स्पृष्ट व्यंजनों की संख्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पृष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि स्पृष्ट व्यंजन वही होगा जो हमारा हिंदी वर्णमाला में 25 होते हैं। का वर्ग, इसके पहले हमने आपको संस्कृत में बताया था, कु, चु, टू, तु, पो, वर्ग, ये वाले वर्ण आपके 25 हो जाएंगे, आपके स्पृष्ट होते हैं। स्पृष्ट आपके अंतस्थ ये 4 होते हैं। स्वर दोस्तों आपके 9 होते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने आपसे बताया था उसमें व्यंजन आपके 4 होते हैं। और ये दोस्तों आपका संवृत आ, इसका सूत्र भी है, ह्रस्व आवरणस्य प्रयोगे संवृत। ईषद् विवृत का भी आपका है, ईषद् विवृतम ऊष्मणम, विवृत, विवृत में दोस्तों आपका है विवृत स्वरणम। ईषत् स्पृष्ट जो है इसका सूत्र आपका ईषत् स्पृष्ट अंतः अस्थम। और दोस्तों जो स्पृष्ट का आपका उसका भी है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्श व्यंजनम। तो दोस्तों ये आपका है जो कि आपको हिंदी में समझना है। हो सकता है आपको संपूर्ण संस्कृत आने पे समझ में कम है, इसलिए दोस्तों इसको हमने लिख दिया है कि जो आपका स्पर्श व्यंजन होगा, आप चाहे हिंदी के माध्यम से समझें या चाहे संस्कृत से समझें, कि जो आपका स्पर्श व्यंजन होगा, जो हमने आपको पहले इसके पहले वर्णमाला में दोस्तों बताया भी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो आपका स्पर्श व्यंजन होगा वही आपका स्पृष्ट। दोस्तों यहाँ अगर आप देखें दोनों का अर्थ, तो स्पर्श का मतलब भी छूना होता है, एक लैंग्वेज से समझे देसी भाषा में, स्पर्श का मतलब भी छूना होता है, स्पृष्ट का मतलब भी छूना होता है। ये हमारा कह सकते हैं तद्भव है। और ये दोस्तों हमारा
तत्सम है। सेम स्पृष्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर अंतः अस्त से है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धस्वर या अलावा। तो यहाँ दोस्तों ईसत है, ये आपका ईसत स्पृष्ट में दोस्तों आपका अंतः अस्त आ जाएगा। विवृत में आपके संपूर्ण स्वर आ जाएंगे। ईसत विवृत में आपके दोस्तों उसमें व्यंजन आ जाएगा। और संवृत आ दोस्तों, संवृत में आपका ह्रस्व आ जाता है। और कभी कभी आपसे दोस्तों प्रश्न पूछ भी लेता है कि अगर जो आपका ये ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ, ये विवृत में भी आता है, संवृत में भी आता है। जब दोस्तों ये आपका प्रयोग संध्या अवस्था में होगा, यानी जब संधि करने लगते हैं, जब उस अवस्था में होगा तो आपका दोस्तों ये क्या होगा, ये आपका संवृत होगा। और जब ये प्रयोगावस्था में होगा तब आपका विवृत होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा ह्रस्व आपका है, यानी ह्रस्व अगर प्रयोगा संधि अवस्था में है तो ह्रस्व आ होगा। संवृत विवृत अगर संधि अवस्था में दोस्तों संधि की अवस्था में है तब आपका ही हो जाएगा आपके यहाँ संवृत। और दोस्तों अगर प्रयोगावस्था में है तो यह आपका हो जाएगा विवृत। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी चर्चा करेंगे हम। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए अब चर्चा करते हैं बाह्य प्रयत्न की। दोस्तों अगर हम बाह्य प्रयत्न की बात करें दोस्तों, हम आपसे कहना ही चाहेंगे कि जिस क्रम में बाह्य प्रयत्न लिखा है आपको उसी क्रम में लिखना भी है, उसी क्रम में याद करना है, तो आपको आसानी होगी। दोस्तों इसके पहले हमने आपको वीडियो में प्रत्याहार बनाना सिखाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बताएंगे, अगर आपको वर्णमाला में महसूस सूत्र लर्न हो गया होगा, आप याद कर लिए होंगे, तो आपको बाह्य प्रयत्न समझने और रटने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। अन्यथा दोस्तों आपको बहुत समस्या हो सकती है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं हमारे जो बाह्य प्रयत्न है। ये तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आपको एक संख्या दे दीजिए, आपको दे दीजिएगा खा। खा दीवार है या खा है, खा जो है आपसे कर दीजिए खा है, आपको दोस्तों ऑप्शन दे दिया जाएगा विवार, श्वास, दोनों, कोई नहीं। आपको आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसके लिए इसको पता होना जरूरी है। ये तो आप इसको लर्न कर लेंगे कि ये हमारे बाह्य प्रयत्न होते हैं, लेकिन आपको इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे ये समझना होता है। दोस्तों ये चर्चा करने में बहुत आसान ट्रिक है, बस अब आप ध्यान से वीडियो देखिए बस। दोस्तों इसके लिए एक प्रत्याहार है। वो प्रत्याहार क्या है मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ ब्लैक से, आपको यहाँ देखना है। प्रत्याहार का भी आपको प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे दोस्तों। प्रत्याहार है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषस्य च, अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। दोस्तों ये सूत्र है, इसको आपको ध्यान में देखना है। ये खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। दोस्तों यहाँ खरो का मतलब खर प्रत्याहार से, जो यहाँ पर खरो है ये खर प्रत्याहार है। ये जो आपका खरो है ये खर प्रत्याहार है। अब खर प्रत्याहार आप निकालेंगे कैसे दोस्तों? इसके पहले हमने आपको जो हमारा महसूस सूत्र है उसमें बताया था दोस्तों, आयु रिलिक ए औंग ए औच हाय वरट लड इया मंगणम झ भय घ ढ धस जब गड दस खा फ छ ठ थ चट तव का पाय सा 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 र हल। तो दोस्तों देखिए यही है हमारा जो सूत्र है, खा फ छ ठ थ च ट त वो का प य स और दोस्तों हल। दोस्तों यही हमने आपसे चर्चा किया था, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये जो खर प्रत्याहार दोस्तों बना है, ध्यान से देखिए, हमने आपको उस दिन प्रत्याहार बनना सिखाया दोस्तों, आज बता दे रहे हैं। ये खा और एक हलंत वाला लेकर आपका दोस्तों बना है खर प्रत्याहार, तो ये खर प्रत्याहार। अब दोस्तों हमको जिसमें हलंत लगा उसको नहीं काउंट करना है, बाकी सब जो वर्ण आ जाएंगे उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों खा के अंदर कौन कौन सा आया है? एक तो आपका खा ही आया है वर्ण, आपका छा आया है, आपका दोस्तों फा भी आया है, यहाँ लिख दे रहे हैं खा फ छ ठ थ। दोस्तों ये भी आगे पीछे क्रम हो गया है, चा भी है, टा भी है, ता भी है। उसके बाद आपको नहीं लिखना है, कप है, और दोस्तों हमारा सा है, और दोस्तों ये भी सा है। इतने वर्ण हमारे दोस्तों खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, और यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपका विवार भी होगा, श्वास भी होगा, और अघोष भी होगा। दोस्तों कितना आसान, ये आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक एग्जामिनर पूछ लेगा, दे दिया है खा वर्ण है,
आपसे एक वर्ण दे दिया जाएगा, एग्जाम आप दे रहे हैं कोई भी, आपसे आ गया खा वर्ण है, आपको का ऑप्शन में दे देगा आपको दोस्तों दीवार, और आपको दोस्तों खा में दे देगा अघोष, और दोस्तों आपको गा में दे देगा श्वास, और दोस्तों आपको घा में दे देगा सभी। तो दोस्तों अगर आपको पता है खरो बिवारा स्वसा घोषाश्चा, तुरंत आप प्रत्याहार लिखेंगे और आप कल्पना कर लेंगे कि प्रत्याहार के अंदर खा जो है, खा आपका क्या है, खा आपका तीनों है, बिवार भी है, श्वास भी है, घोष भी है, और दोस्तों आप आसानी से इसको टिक कर देंगे और आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है इसको लर्न करने के लिए। तो आपको ये ट्रिक याद करना है दोस्तों, और कह सकते हैं एक सूत्र याद करना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ महेश्वर सूत्र याद करना है। और आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि महेश्वर सूत्र के बगैर आप संस्कृत व्याकरण की दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों ये हमारा प्रत्याहार है, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे इनकी। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों ये है हमारा जो प्रश्न बनेगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, अगले 3 तो हमारे हो गए दोस्तों, अब 3 चर्चा करते हैं इनके नीचे वाले जो हमारे हैं, कौन कौन से, संवारनाथ घोष। तो इसका दोस्तों इसका भी एक अपना प्रत्याहार है, उसका जो प्रत्याहार है दोस्तों वो है हसः संवार नाद घोषाश्च, घोषाश्च दोस्तों ये है दूसरा वाला इस 3 के लिए। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला है वो है हसा सवारा नादा घोषाश्च। अब दोस्तों इस एक सूत्र से या कह सकते हैं इस एक ट्रिक से हमारे कितने तैयार होंगे, 1 संवार, 1 नाद और 1 घोष। अब दोस्तों इसकी चर्चा करें तो जो हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं, उन 14 महेश्वर सूत्रों में ये प्रत्याहार कैसे बनेगा हम उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हसा है, घड़धस, और एक अगला है ज ब ग ड द स। दोस्तों इतने वर्ण, अब इनकी संख्या भी आपको गिन के बताएंगे। ये 20 है, इसके पहले वाला हमारा 13 है, कैसे भी आपको बताएंगे। पहले आप देखिए कि हमारे कौन कौन से वर्ण हैं जो इन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी इनके अंतर्गत आएंगे। कौन हमारा बाय होगा, यानी बाय में कौन सा हमारा विवार होगा, कौन श्वास होगा, कौन सा वर्ण अघोष होगा, कौन सा वर्ण संवार होगा, कौन सा नाद होगा, कौन सा वर्ण हमारा घोष होगा। दोस्तों इनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों अब देखिए अभी आपको बताएंगे कौन कौन से वर्ण होंगे। दोस्तों जो हमारा हसा समारा नाद घोषाश्च ये वाला सूत्र है या कैसे वाला ट्रिक है, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। आपको हमने महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार तो बनाया था कि हलंत वर्णों को दोस्तों हमको नहीं गिनना है। तो जितने हलंत वर्ण है इनको हमको नहीं गिनना है, इनको हमको दोस्तों छोड़ देना है। प्रत्याहार बनाने के लिए काम आते हैं इस संज्ञा वर्ण बोले जाते हैं। इस संज्ञा वर्ण हमारे 14 होते हैं, जो हमने आपको ट्रिक में बताया भी आगे महेश्वर सूत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में। और एक 15वां भी हो जाता है, क्यों हो जाता है उसके हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। रा प्रत्याहार बनाने के लिए लड़ के मध्य में आ को जो होता है उसको मान लिया था, इससे हमारे 15 संज्ञा वर्ण हो जाते हैं। आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब चर्चा करते हैं हमारा जो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे दोस्तों। हा य व र इतने आएंगे, हा य व र, हा य व र। अब उसके बाद दोस्तों ला है, ठीक है दोस्तों ला। उसके बाद दोस्तों इया मा अंगाणनम है, इया मा अंगा अड़ा और न, ठीक है दोस्तों 5 हो गया। और दोस्तों झ और भा है, झ भ। और दोस्तों उसके बाद घ ढ ध स, घ ढ ध, और दोस्तों सा को लिखना नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों ज ब ग ड और द। अब दोस्तों देखिए इनकी संख्या कितनी है, 5 10 15 5 20। अब दोस्तों यानी 20 वर्ण ऐसे हैं दोस्तों हमारे, हमने आपको बताया था कि संस्कृत में व्याकरण है, उस व्याकरण में जो हमारा स्वर और व्यंजन है, स्वर हमारे यानी अच जो है संस्कृत में 9, व्याकरण में यानी व्यंजन जो है हल है उसमें इनकी संख्या है 33। तो दोस्तों 20 तो हमारे हो गए हस, जो इन 3 के अंदर का जाएंगे, यानी 20 वर्ण जो है जो हमारे समारनाथ घोष होंगे, और 20 वर्ण है जो दोस्तों 13 वर्ण जो हमारे विवार श्वास अघोष होंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था, अभी इसको काउंट करके फिर से बताऊंगा। अभी दोस्तों आपको समझना है कैसे है कौन कौन सा वर्ण। अब दोस्तों अगर आपसे पेपर बनाएगा एग्जामिनर, यही तो बनाएगा, आपको एक शब्द दे देगा दोस्तों आपको जा, और पूछ ले जाएगा जा शब्द या जा वर्ण है दोस्तों, जा वर्ण है। आपसे एग्जामिनर पूछ ला, आप एग्जाम दे रहे हैं टेट का, सुपर टेट का, सी टेट का, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जिसमें आपका संस्कृत आना है, तो आपसे पूछ लीजिएगा जा वर्ण है। अब दोस्तों आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको दे दिया गया समार। अब बी में दोस्तों आपको दे दिया नाद,
और सी में दोस्तों उसने दे दिया अल्प प्राण, सॉरी दोस्तों अभी अल्प प्राण का इस चर्चा नहीं करना, यहाँ पर आपको दे दिया गया विवार, और दोस्तों ये है सी, ये है बी, और चौथा दोस्तों अ को दे दिया उसने ए व बी दोनों। तो दोस्तों आपको पता है जो आपका जा है ये दोस्तों आपका क्या है, कहाँ ये जा आपका है, हसा सवार नाद घोष, संवार है हाँ है, नाद है हाँ है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा दोनों। दोस्तों यही है संस्कृत दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है पूरे व्याकरण में, एक ऐसा है, आप पूरे सब्जेक्ट में एक ऐसा विषय है कि अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपसे ये नंबर लेके ही आप आएंगे एग्जाम से, आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस कुछ रटना नहीं दोस्तों, बस 1-2-4 ट्रिक हैं, सूत्र हैं, ये आपको रटना पड़ेगा बस, और कुछ है नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है वर्णों को पहचानना। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। दोस्तों विश्वास है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे जो ये अल्प प्राण और महाप्राण है, फिर उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम चर्चा करते हैं इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण की। दोस्तों हम इसको इरेज कर देना, इसके बाद अभी आपको बताएंगे हमारे 33 वर्ण कौन से सघोष है, कौन सा घोष है, कौन सा अल्प प्राण और कौन से महाप्राण है, इनकी संख्या कितनी होती है आपको दोस्तों इन सबसे भी रूबरू कराएंगे, आप परेशान नहीं होना आपको। और दोस्तों आपको लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहना है बस। चलिए दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों अल्प प्राण जो है ये इसका भाग नहीं, यानी आप इसमें समझ लीजिएगा, जो हमारा दोस्तों अल्प प्राण है इसके लिए भी दोस्तों एक बहुत अच्छा और कह सकते हैं बहुत ही सरल सूत्र है। आप चाहे हिंदी में समझना चाहें चाहे संस्कृत में भी आपको दोनों बताएंगे, लेकिन दोस्तों भी संस्कृत टॉपिक आपको संस्कृत बताएंगे, है क्या, वर्गाणाम। दोस्तों अल्प प्राण बराबर आपका होता है 135 प्लस अंत आस्त, हिंदी का जो ट्रिक है अभी आपको बताएंगे, जो आपका है वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमी, जिसको आप बोलते हैं पंचमा पंचम, आप दोस्तों यही समझना है पंचम यणस अल्प प्राणा, पंचमा यणस्य अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये तो दोस्तों आपका एक सूत्र है, इसको आपको रटना उठना है नहीं, यानी कहने का मतलब वर्ग, यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कु चु टू तू पु एते उदिता, यानी जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ते थे कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, तो दोस्तों सेम यहाँ पे उसी की बात कराया, नहीं वर्गाना मतलब वर्ग के कितने वर्ग होते हैं यहाँ पे दोस्तों, का वर्ग होता है, आपका चा वर्ग होता है, आपका टा वर्ग होता है, का चा टा ता प आपका पा वर्ग होता है दोस्तों, और दोस्तों एक आपका होता है पा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इतने वर्ग हैं दोस्तों। इसमें क्या है प्रथमा तृतीया पंचमा, यानी प्रथमा मतलब का वर्ग में आपका का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा न, पा फा बा भा मा। तो दोस्तों इतने वर्ण कह रहा है कि यानी वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वाले वर्ण जो हैं, वर्ग के पहला वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और अंतः अस्त वर्ण जितने हैं ये आपके अल्प प्राण हैं। कौन कौन से दोस्तों, पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। तो सूत्र क्या कह रहा है कि वर्गों का जो अल्प प्राण वाले वर्ण होंगे कौन कौन से होंगे, वर्गों का प्रथम, वर्गों का तृतीय, वर्गों का पंचम और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपके अल्प प्राण होंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, पहला ये है, तीसरा ये है, पंचवा यानी पंचम ये है, प्रथमा तृतीया पंचमा, यणस्य अल्प प्राणः, कहने का मतलब वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण जो होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। यानी कहने का मतलब का चा टा ता प, गा जा डा दा वा, गा जा डा दा ब। उसके बाद दोस्तों कौन कौन सा है, ये इया है, अंगा इया अड़ा नाम यानी यमंगणनम। दोस्तों ये 5 5 10 5 15 और दोस्तों आपके अंता अस्त कितने होते हैं, तो अंता अस्त होते हैं 4, या रा ला वा। दोस्तों एक तो ये ट्रिक आपका पहचानने का है हिंदी के माध्यम से। दोस्तों आपको
टॉपिक आसान लगे इसलिए इस तरह बता रहे हैं, बाकी अभी आपको उस तरह भी बताएंगे जैसे अभी हमने आपको बताया था प्रत्याहार के निर्माण से, उससे भी आपको बताएंगे। अभी दोस्तों आपको समझिए इस लेवल से निकालना है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा ये हो जाएगा और अंतःस्थ, तो 5, 10, 5, 15, 15 आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राणों की संख्या 15 दोस्तों 15 4 19 होती है, दोस्तों कि अल्प प्राणों की संख्या 19 होती है। दोस्तों देखिए कितना आसान टॉपिक है अल्प प्राण। और दोस्तों अगर इसी की मैं चर्चा करूं शॉर्ट ट्रिक में, तो आप याद कर सकते हैं अल्प प्राण बराबर 135, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतःस्थ, ये आपके लिए एक सूत्र है, समझ सकते हैं, ट्रिक है। अल्प प्राण बराबर 135 का मतलब 1, 3, 5 वाले वर्ण ये आपका 135 में आ जाएगा, और अंतःस्थ आपको पता है अंतःस्थ में आपका दोस्तों 11 लावा आता है। तो इस तरह 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19 आपके अल्प प्राण वाले वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके आगे आपको कुछ भी अगर प्रयत्न से आपका प्रश्न बनेगा तो इसी के अंतर्गत बनेगा दोस्तों, और इसके अलावा आपका प्रयत्न से कहीं कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे महाप्राण की। चलिए दोस्तों इसके बाद चर्चा करेंगे महाप्राण की। चलिए दोस्तों इसके बाद चर्चा करते हैं महाप्राण की। तो जो हमारे महाप्राण वाले वर्ण हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सेम यही कंडीशन महाप्राण का भी होगा, है क्या? महाप्राण बराबर दोस्तों 24 प्लस ऊष्म। अगर ट्रिक की बात करें तो 24 प्लस ऊष्म का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि वर्गों का दूसरा, यानी कौन कौन सा था, काक था, फिर खा था, फिर गा था, फिर घा अंगा से पहले हम दोस्तों देखे थे। अब हमको दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये जो का, खा, गा, घा, अंगा ये था, तो इसके नीचे था यहाँ चा था, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ता, था, दा, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों ये थे 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन वर्गों में से दोस्तों 24 का मतलब यानी दूसरा और चौथा, यानी दोस्तों ये 5 टोटल 10। ऊष्म प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों आपके 4 आते हैं। कौन से? आपका दोस्तों तालव्यशा, मूर्धसा, दंतीशा और रा, ये और 10 ये 4 संख्या इनकी होती है ऊष्म की, और दोस्तों 10 आपके ये वर्ण, तो टोटल दोस्तों आपके 14 हो जाते हैं महाप्राणों की संख्या। दोस्तों ये हमारे महाप्राण है। और दोस्तों अगर इनका जो संस्कृत में सूत्र की बात करें तो इनका जो सूत्र है वो सूत्र है वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थी यणस, यानी दोस्तों यणस का मतलब चतुर्थी, अभी दोस्तों चतुर्थ यणस, यह नहीं दोस्तों दिमाग नहीं काम कर रहा है। ऊष्म जिसको आप बोलते हो सल प्रत्याहार आपको ना दोस्तों सल, उसी के अंदर भी आपको बताएंगे कैसे सल आपका बनता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है सल, ये आपका हो जाएगा दोस्तों सलस्य महाप्राणः, सलस्य महाप्राणः। थोड़ा दोस्तों हिंदी लिखने में गलत हो जाता है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राणः, ये आपके महाप्राण वाले होते हैं, जो यही ट्रिक है, यानी वर्गों का दूसरा और चौथा, दूसरा ये, चौथा ये। सल का मतलब सल के अंतर्गत आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं, वो आपको महसूस सूत्र भी जब प्रत्याहार पढ़ने लगेंगे दोस्तों वहाँ पर बताएंगे कैसे सल है, कैसे आपका यण है, कैसे आपका इक है, कैसे आपका अच है, कैसे आपका हल है, कैसे आपका यम है, कैसे आपका यही है, कैसे आपका यार है। ये सारी आपको प्रत्याहार की दोस्तों वहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों ये हमारे प्रयत्न हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा 3 बचता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जो दोस्तों हमारे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हैं, इनको स्वरों के उच्चारण के लिए होता है, स्वरों के उच्चारण का प्रयोग होता है। इसके लिए कहा गया है उच्चय अनुदात्ता, उच्चय उदात्ता, निच्चय अनुदात्ता, स्वरिता समाहारा। ये ट्रिक है, यानी कहने मतलब दोस्तों जब हम किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, कहीं देखते हैं पंडित जी लोग या महंत जी लोग उच्चारण करते हैं मंत्रों का,
जैसे कहते हैं ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः। दोस्तों जो ऐसे उच्चारण करते हैं उतार चढ़ाव का, उसके लिए इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो हमारा अनुदात होता है वो स्वर के नीचे बड़ी लाइन होती है, तथा जो दोस्तों हमारा स्वरित होता है खड़ी लाइन में होती है। और जो उदात होता है इसके लिए कोई मतलब लाइन नहीं होती है, केवल वैसे होता है समाहार होता है, उसी के श्लोक के लिए इनका प्रयोग होता है, यानी स्वर उच्चारण में इनका प्रयोग होता है। बाकी इनसे हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इन्हीं 3 में से बनते हैं हमारे लेवल तक। विवार श्वास अघोष समार नाद घोष अल्पप्राण महाप्राण से उदात अनुदात पूछा जाता है। उदात होता है, उदात दोस्तों जो हमारा होता है आपको बताया, उच्चई उदात्ता निच्चय अनुदात्ता स्वरिता समाहारा। तो यही है। इस लोग आप पंडित जी लोग को पढ़ते सुने होंगे दोस्तों। तो कुछ लेवल जानी उतार चढ़ाव जो होता है उच्चारण में, उसके लिए इनका तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान है, आप इसको समझ लीजिए। आप दोस्तों इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे हमारे इनके वर्णों कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कैसी आती है, तो आपको सीधे एक लाइन में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभ्यंतर प्रथम कोई दिक्कत होगी नहीं। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और दोस्तों समृद्ध। समृद्ध हमको दोस्तों पता है ह्रस्व आएगा, जब संध्या अवस्था में होगा तब वो हमारा समृद्ध होगा, जब प्रयोगावस्था में होगा दोस्तों तब विवृत होगा। और उसके बाद दोस्तों विवृत हमारा पूरा स्वर आता है। स्पृष्ट में हमारा पूरा दोस्तों स्पर्श व्यंजन आता है। और इस पृष्ठ में दोस्तों हमारा यण आता है, यानी हमारा जो अंतः अस्त है। और इस जो हमारा दोस्तों इस विवृत था इसमें हमारा ऊष्म आता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हमको रटना सिर्फ इसमें, देखना सिर्फ इसमें था, ये वाले वर्ण हमको आसानी से पता है। थोड़ा दिक्कत इसमें बाह्य प्रयत्न होती है। बाह्य प्रयत्न दोस्तों हमको आपको बताया था कि इनकी संख्या होती है टोटल 11। कौन कौन से? विवार श्वास अघोष समार नाद घोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात और स्वरित। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे इनकी कि हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनको किसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोगों को बताया था। अब दोस्तों आपको बताते हैं हमारे कौन कौन से वर्ण किस में आते हैं। चलिए दोस्तों, हमने एक तरफ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं दोस्तों अभ्यंतर प्रत और एक तरफ लिखेंगे बाह्य प्रत। दोस्तों आपको एक ट्रिक में बता रहे हैं, अभ्यंतर प्रत और एक तरफ लिख रहे हैं दोस्तों बाह्य प्रत। दोस्तों इसमें आपको देखना है बाह्य प्रत जो होते हैं 11 होते हैं और अभ्यंतर प्रत में दोस्तों 5 होते हैं। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था स्पृष्ट, इसमें वर्णों की जो संख्या दोस्तों होती है 25 वर्ण। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था ईसत स्पृष्ट। दोस्तों इसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था अभ्यंतर में पढ़ा था ईसत स्पृष्ट। इसमें दोस्तों संख्या वर्णों की होती है 4, वो भी कौन से? अंतः अस्त, अंतः अस्त। उसके बाद दोस्तों हमने जो पढ़ा था विवृत। तो विवृत में दोस्तों आपका आ जाता है स्वर। और संस्कृत दोस्तों आपको पता है स्वर की संख्या कितनी होती है? संस्कृत दोस्तों आपको पता है कि स्वर की संख्या होती है 9। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा ईसद विवृत। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा ईसद विवृत। दोस्तों आपको पता है ईसद विवृत में स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? हमारे सल प्रत्याहार यानी ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है समृद्ध। तो समृद्ध में हमारा दोस्तों आता है ह्रस्व आ, ह्रस्व आ वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा आता है ह्रस्व आ यानी एक वर्ण। दोस्तों ये तो हमारे हो जाते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के। ऐसे पूछ सकता है कि स्पृष्ट प्रयत्नों की संख्या होती है 25। कौन कौन से दोस्तों? तो का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक दोस्तों। कादयो मावसान स्पर्श व्यंजनम या स्पृष्ट व्यंजनम। ईसत स्पृष्ट दोस्तों आपका अंतःहस्त, अंतः से यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं। यहाँ पर यण भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आपका यण प्रत्याहार। विवृत दोस्तों आपका संपूर्ण स्वर होता है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। इस विवृत में दोस्तों आपका ऊष्म आता है यानी सल प्रत्याहार। दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ आपका सल प्रत्याहार के प्रत्याहार बताऊंगा आपको। समृद्ध दोस्तों आपका ह्रस्व आ। और दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि जब ह्रस्व आ संध्या अवस्था में होगा तो क्या होगा? जब ये संध्या अवस्था में होगा दोस्तों ये विवृत समृद्ध होगा, लेकिन जब दोस्तों प्रयोगावस्था में होगा, उच्चारणावस्था में होगा तब ये विवृत होगा। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आते हैं बाह्य प्रत में। तो बाह्य प्रत में हमको यह पहला ट्रिक आपको बताया था विवार श्वास और अघोष का। विवारः श्वास अघोषाश्च। इसके लिए हमने आपको संस्कृत में सूत्र बताया खरोह विवारा श्वास अघोषाश्च, खरोह विवारा श्वासा अघोषाश्च। इसमें दोस्तों हम आपको क्या बताया था कि खर प्रत्याहार। तो हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं खर प्रत्याहार। खा फ छा ठा त चा ट ता व सा स सा र। तो यही खर हो गया दोस्तों। तो देखिए खर प्रत्याहार कर
यानी लिख भी दे रहा हूँ आपको। खरो बिवाराह श्वासा अघोषास चा। तो दोस्तों ये है। तो इस पे कौन कौन से खर प्रत्याहार आप बनाइए दोस्तों। जैसे ये महसूस सूत्र किए होंगे, रटिए। खाप छठा त चटता खा फ छ ठ, सॉरी दोस्तों, ख फ छ ठ थ च ट ता वो को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इत संज्ञा का वर्ण है। इत संज्ञा का वर्ण सिर्फ महसूस सूत्र में प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है, उसको यहाँ पर लिखना नहीं, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो ख फ छ ठ थ च ट ता। उसके बाद चरते बाद कपय आता है, क प कपय हो गया। यह नहीं लिखेंगे क्योंकि इत संज्ञा का वर्ण है। उसके बाद दोस्तों स स सर स स स। तो दोस्तों ये हो गया। रा नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत वर्ण होता है। कितने वर्ण हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि विवार श्वास अघोष में, विवार श्वास अघोष में कुल कितने वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण हैं, जो हमारे यानी एक खा विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है। खा फा भी विवार है, श्वास है, अघोष है, ठा भी है, यानी सब जितने वर्ण हैं तीनों हैं। तो दोस्तों ये इसका हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों को क्या देखना है, हमने क्या कहा था? हसा संवार यानी संवार नाद घोषाश्च। इसमें हमने आपको दोस्तों क्या बताया कि कौन कौन से आपके आ जाएंगे इसमें? संवार वर्ण कौन से हैं, नाद वर्ण आपके कौन से हैं, और दोस्तों उसके बाद बताया था आपके घोष वर्ण कौन से हैं। तो इसके लिए आपको बताया था हस प्रत्याहार। हस में कौन कौन से दोस्तों आपका आ जाएगा? हाइवरट से। तो आप लिखिए ह य वा र टा नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हलंत वर्ण संज्ञा वर्ण है। उसके बाद दोस्तों ला, उसके बाद दोस्तों इया मा अंगा अड़ न। उसके बाद दोस्तों झभय झ भ या नहीं लिखेंगे। घ ढ ध स घ ढ ध स नहीं लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ज ब ग ड द स। अभी हो गया। इसके अंतर्गत कितने वर्ण दोस्तों? टोटल 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20। अब दोस्तों ये 20 वर्ण ऐसे हैं जो हमारे संवार नाद और घोष होंगे। दोस्तों आपसे संख्या पूछ सकता है कि बाह्य प्रत में संवार नाद घोष की संख्या होती है तो कितनी? 20। और विवार श्वास घोष की संख्या कितनी होती है? तो 13। और व्यंजन आपके कुल संस्कृत दोस्तों 33 होते भी हैं। 20 और 13 दोस्तों अगर आप काउंट करेंगे तो आपके टोटल 33 व्यंजन ही हैं, जो 33 व्यंजन ही हो जाते हैं। और अल्प प्राण के लिए दोस्तों हमने आपको बताया अल्प प्राण बराबर 135 वर्गा नाम प्रथमा द्वितीय तृतीय और यणस्य अल्प प्राण यानी अल्प प्राण है आपके 135। उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 135 5 5 10 15 और 4 19। अल्प प्राण की संख्या दोस्तों अगर आपसे पूछे तो आपको पता है अल्प प्राण की संख्या बराबर दोस्तों 19 वर्ण। और दोस्तों अगर आपसे महाप्राण पूछे तो आपके हम लोग 24 यानी दूसरा चौथा स्पर्श में, तो यानी आपका खा वाला छ टा के बाद ठा ये और नीचे वाला क्रम जो 5 इधर 5 इधर आपका 4 वालेगा तो हो जाता है आपका 10 और 4 आपका ऊष्म व्यंजन, तो 10 4 14 आपके दोस्तों हो जाते हैं महाप्राण। दोस्तों ये आपके इसकी संख्या हो गई। अगर इसमें आपसे पूछेगा तो दोस्तों ये है आपके बाह्य प्रयत्न के पूरे वर्ण, कौन कौन से वर्ण किस में आएंगे और कौन से किस में नहीं आएंगे। दोस्तों मैं विश्वास है आपको वर्ण टॉपिक से अब कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसके बाद हम चर्चा उस पर करेंगे। और अगर हमारा जो टॉपिक हो दोस्तों होगा प्रत्याहार। तब तक के दोस्तों नमः संस्कृताय। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।